स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोएम द एक्विंग ग्रीन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग द एक्विंग ग्रीन पोएम के इस टाइटल के बारे में पढ़ेंगे। इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, फिगरेटिव डिवाइसेस जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं और इस पोएम के क्या क्या थीम्स हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि द एक्विंग ग्रीन पोएम के इस टाइटल का मतलब क्या है। एक्विंग वर्ड का मतलब है गूंजता हुआ और ग्रीन वर्ड का मतलब है सब्जाजार या फिर चमन, यानी गूंजता हुआ सब्जाजार या चमन। द एक्विंग ग्रीन, इस पोएम को विलियम ब्लेक ने लिखा था। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर था जो कि 28 नवंबर 1757 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था और 12 अगस्त 1827 को इंग्लैंड में ही विलियम ब्लेक की डेथ हो गई थी। विलियम ब्लेक का राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल था। सिंपल लैंग्वेज में विलियम ब्लेक्स पोएम लिखता था। इसके अलावा नर्सरी राइम्स के पैटर्न पर भी विलियम ब्लेक्स ने बहुत सारी पोएम्स लिखी। इसके अलावा विलियम ब्लेक ने अपनी पोइट्री में सिंबोलिज्म का यूज़ किया है। अब स्टूडेंट्स, विलियम ब्लेक अपनी पोइट्री पेंटिंग की सूरत में लिखा करता था, यानी एक कॉपर प्लेट पर विलियम ब्लेक अपनी पोइट्री लिखता था और फिर उसके ऊपर ही पेंटिंग्स बना देता था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये विलियम ब्लेक्स के बहुत ही मशहूर पोइट्री कलेक्शंस हैं। विलियम ब्लेक अपनी लाइफ में इतना फेमस नहीं हुआ था, लेकिन विलियम ब्लेक की डेथ के बाद विलियम ब्लेक रोमांटिक एज का एक फेमस पोइट बन गया। द एक्विंग ग्रीन स्टूडेंट्स, ये पोएम विलियम ब्लेक के कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुई थी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस विलियम ब्लेक का ये पोइट्री कलेक्शन 1789 में पब्लिश हुआ था, जिसमें 23 पोएम्स शामिल थीं। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये पोइट्री कलेक्शन 1794 में पब्लिश हुआ था, जिसमें 26 पोएम्स शामिल थीं। तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये कंबाइंड पोइट्री कलेक्शन 1794 में ही पब्लिश हुआ था। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इस पोइट्री कलेक्शन में विलियम ब्लेक ने जो पोएम्स लिखी थी वो इनोसेंस, चाइल्डहुड और यंग एज के बारे में थी, जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स थी वो एक्सपीरियंस के बारे में और एडल्ट एज के बारे में लिखी गई थी, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान इनोसेंस से एक्सपीरियंस की तरफ मूव करता है। इंसान अपनी लाइफ में मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस करके एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाता है। द एक्विंग ग्रीन, इस पोएम के 3 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में 10 लाइनें हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी ई ई। राइमिंग स्कीम क्या होती है और इसको किस तरह से पहचानते हैं स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। द एक्विंग ग्रीन, ये पोएम फर्स्ट ईयर के पंजाब बोर्ड के सिलेबस में शामिल है। तो चलें स्टूडेंट्स, अब द एक्विंग ग्रीन इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। द सन डज अराइज, सूरज निकलता है या तलू होता है। एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और आसमानों को खुश कर देता है। द मैरी बेल्स रिंग, खुशियों भरी घंटियाँ बजती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, बहार को खुश आमदीद कहने के लिए, वेलकम करने के लिए। द स्काई लॉक एंड थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश सिंग लाउडर अराउंड। स्टूडेंट्स, स्काई लॉक एक गाने वाला परिंदा है। इसका उर्दू में मतलब बनता है चंडोल। इसके अलावा थ्रश भी एक खुश आवाज़ गाने वाला परिंदा है। बर्ड्स ऑफ द बुश का मतलब है झाड़ियों में रहने वाले परिंदे। तो स्काई लॉक, थ्रश और झाड़ियों में रहने वाले परिंदे, बर्ड्स, इर्द गिर्द ऊंची आवाज़ में गाते हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, घंटियों की खुशियों भरी आवाज़ों पर, यानी परिंदे घंटियों की खुशगवार आवाज़ों को सुनकर ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर देते हैं। वाइल आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एक्विंग ग्रीन, जबकि हमारे खेल देखे जाएंगे कहाँ, गूंजते हुए सब्जाजार पर। तो स्टूडेंट्स, पहले पैसेज में हमें यह समझ आई कि एक गूंजता हुआ सब्जाजार है जहाँ पर खेल खेले जा रहे हैं, घंटियों की आवाज़ें हैं, परिंदों के गाने की आवाज़ें हैं, बाहर का मौसम है, सूरज निकला हुआ है और आसमान बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। दूसरा पैसेज, ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर डज लाफ अवे केयर,
बूढ़ा जॉन सफ़ेद बालों के साथ अपने गमों को हंसी के ज़रिए भुला देता है, या अपनी परेशानियों को हंसकर भूल जाता है, या अपनी परेशानियों को हंसकर दूर भगा देता है। सिटिंग अंडर द ओक अमंग द ओल्ड फोक। ओक का मतलब है शाह बलूत का दरख्त। ओल्ड फोक का मतलब बूढ़े लोग। शाह बलूत के दरख्त के नीचे बैठा बूढ़े लोगों के दरमियान, यानी कि बूढ़ा जॉन बूढ़े लोगों के साथ शाह बलूत के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और हंसकर अपने गमों को बुला देता है। दे लाफ एट आवर प्ले। वो हमारा खेल देखकर हंसते हैं। एंड सून दे ऑल से। और जल्द ही वो ये कहते हैं, सच सच वर द जॉयज। ऐसी ऐसी ही वो खुशियाँ थीं। When we all girls and boys, जब हम लड़के और लड़कियां थे, in our youth time were seen on the echoing green, और हमारी जवानी के वक़्त में देखे जाते थे कहाँ पर? गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार में। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एक गूंजता हुआ सब्ज़ाज़ार है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, छोटे लड़के और छोटी लड़कियाँ खेल रही हैं, और कुछ बुज़ुर्ग बूढ़े लोग शाह बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर उन छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि वह बच्चे किस तरह से खेल कूद में मसरूफ़ हैं। उन बच्चों को खेलता हुआ देखकर उन बुज़ुर्गों को अपनी जवानी के, अपने बचपन के दिन याद आ गए कि किस तरह से जब वो छोटे होते थे तो वो भी गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार में इसी तरह से खेलते थे। छोटी उम्र में, बचपन में वो भी गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार में मौजूद होते थे। तीसरा पैसेज, टिल द लिटल वंस वेरी, नो मोर कैन बी मैरी। यहाँ तक कि खेलते खेलते वो छोटे बच्चे थक जाते हैं और अब वो मज़ीद खुश नहीं रह पाते। क्यों? द सन डज डिसेंड, सूरज गुरूब हो जाता है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे खेल ख़त्म हो जाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और बहुत से बहन और भाई अपनी माँओं की गोद में चले जाते हैं। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट, बिल्कुल उसी तरह जैसे घोंसलों में परिंदे आराम करने के लिए तैयार हैं। एंड स्पॉट नो मोर सीन ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, और अब मज़ीद कोई खेल दिखाई नहीं देता तारीख होते हुए सब्ज़ाज़ार पर या तारीख होते हुए सब्ज़ाज़ार में। अब इस पैसेज में ये बताया गया है कि अब शाम का वक़्त हो गया है, सूरज गुरूब हो चुका है। सभी बच्चे और बच्चियां अपने घरों को चले जाते हैं अपनी माँओं की गोद में सोने के लिए, आराम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरज गुरूब होने के बाद परिंदे अपने घोंसलों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। और अब चूंकि अंधेरा हो गया है, इसलिए तारीख होते हुए सब्ज़ाज़ार पर कोई भी खेल दिखाई नहीं देता। बच्चे भी थक कर आराम करने के लिए चले गए हैं और परिंदे भी आराम करने के लिए अपने घोंसलों में चले गए हैं। अब स्टूडेंट्स, इस पोइम का एक बहुत ही गहरा मतलब है, और वो है वक़्त का गुज़रना। लाइफ की मुख्तलिफ़ स्टेजेस बिल्कुल डे की स्टेजेस की तरह, जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम। सुबह के वक़्त को स्टूडेंट्स आप समझ लो कि ये बचपन का टाइम है, दोपहर के वक़्त को आप लोग समझ लो कि ये जवानी का टाइम है, और शाम के वक़्त को आप समझ लो कि ये बुढ़ापे का और मौत का टाइम है। अब पैसेज नंबर 1 में हमने देखा कि सुबह का वक़्त है, सूरज निकला हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार में, यानी कि ये बचपन का वक़्त है। दूसरे पैसेज में हमने देखा कि कुछ बूढ़े लोग उन बच्चों को शाह बलूत के दरख्त के नीचे बैठकर देख रहे हैं कि वो बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं और वो अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। तो ये समझ लें कि उन बूढ़े लोगों के लिए बचपन का वक़्त ख़त्म हो गया और उनकी जवानी के दिन भी ख़त्म हो गए और अब बुढ़ापा आ गया। और तीसरे पैसेज में ढलता हुआ सूरज और तारीक होता हुआ सब्ज़ाज़ार ये बताता है कि अब बुढ़ापा आ गया है और मौत के करीब है इंसान। अब स्टूडेंट्स, हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पोएम में कौन सी फिगरेटिव डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। तो पहले पैराग्राफ में पहली 2 लाइंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है, यानी कि सूरज निकलता है और वो आसमानों को खुश करता है। अब ह्यूमन क्वालिटीज़ एक ऐसी चीज़ को दी जा रही हैं जो नॉन ह्यूमन है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। अब सूरज कैसे खुश कर सकता है आसमानों को? वैसे तो यही होता है ना कि सूरज निकलता है और आसमान रोशन हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस पोएम में जक्सटापोजिशन इस फिगरेटिव डिवाइस का यूज़ किया गया है, यानी कि कंट्रास्ट दिखाया गया है मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान, जैसे कि
यूथ और ओल्ड एज के दरमियान कंट्रास्ट दिखाया गया है। इसके अलावा एक्टिविटी और रेस्ट के दरमियान कंट्रास्ट दिखाया गया है, या कह लें स्पोर्ट्स और रेस्ट के दरमियान कंट्रास्ट दिखाया गया है। इसके अलावा एक्विंग ग्रीन और डार्कनिंग ग्रीन, इन दोनों सिचुएशंस का कंट्रास्ट दिखाया गया है। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, इस लाइन में सिमिली का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इस पोएम में एलिट्रेशन और इमेजरी का यूज़ किया गया है। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से थीम्स हमें समझ में आए। तो पहला थीम है द साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी किस तरह से इंसान बचपन से जवानी की उम्र को पहुंचता है और फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा थीम है इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस, यानी बच्चे पहले छोटे होते हैं, वो बचपन में खेलते कूदते हैं, इनोसेंट होते हैं, और उसके बाद जब वो जवान हो जाते हैं या फिर वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनको लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है। इसके अलावा तीसरा इम्पोर्टेंट थीम है हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर, यानी कि इस पोएम में ये दिखाया गया है कि नेचुरल सीन है, सूरज निकला हुआ है, बाहर का मौसम है, परिंदे चहचहा रहे हैं, और इंसान क्या कर रहे हैं, कुछ इंसान बूढ़े लोग शाह बलूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और छोटे बच्चे और बच्चियां गूंजते हुए सब्ज़ादार में खेल रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इस पोएम में कौन कौन सी सिंबल्स यूज़ की गई हैं वो भी देख लें। सूरज का निकलना और गुरूब होना ये बताता है कि वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक़्त गुज़रता जाता है और बदलता जाता है। इसी तरह से इंसान बचपन से जवानी की उम्र को पहुंचकर फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर, ये सिंबल भी पैसेज ऑफ टाइम को शो करती है और विजडम को शो करती है कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो एक्सपीरियंस्ड हो जाता है और ज़्यादातर केसेस में इंसान अक्लमंद भी हो जाता है। इसके अलावा द ओक ट्री, ये सिंबल स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करती है, प्रोटेक्शन को भी ज़ाहिर करती है, और ये ज़ाहिर करती है कि जो नेचर है वो इंसान को उसकी पूरी ज़िंदगी शेल्टर प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बर्ड्स की सिंबल्स यूज़ की गई हैं जो कि फ्रीडम को शो करती हैं और नेचर को शो करती हैं और जॉय को, हैप्पीनेस को शो करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को द एक्विंग ग्रीन इस पोएम का मतलब समझ में आया होगा, इस पोएम की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।